हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला शुरू कर रखा है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक रहता है ये प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, बेशक से वो थ्योरेटिकल रहे या फिर वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। देखो, पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया था। जो फॉर्मूला था वो क्या था, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पे रो का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी है, एल का मतलब है लेंथ और ए का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट वायर। ठीक है, अब आज हम बात करते हैं अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कंडक्टर क्या होते हैं, जो अपने अंदर से विद्युत धारा और हीट को गुजरने देते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अपने अंदर से विद्युत धारा और हीट को गुजरने नहीं देते। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं दोस्तों, ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ भी रखा है। ऐसे मटेरियल जो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होते हैं, इंसुलेटर के बराबर ही होते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन या डोपिंग कर दी जाए तो उनकी जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टर से भी ज्यादा बन जाती है। और उनको हम यूज करते हैं हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, सोलर पैनल वगैरह में भी यही यूज होते हैं। तो आज हम बात करते हैं अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टर होता है या जो सुचालक होता है, और जो इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर होता है या कुचालक, ठीक है, यह है सुचालक, यह है कुचालक, इनका जो रेजिस्टेंस है, दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, वो बढ़ेगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। याद रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर और इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन सिर्फ एक जो सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, जो अर्धचालक होते हैं या जो सेमीकंडक्टर होता है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखना। अगर आपको ये पता करना है कि किस लिए ये कम होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई NE² टो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, ये N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक रहता है। चलिए, तो ये था अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। अब आगे हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की हम आगे डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, जो रजिस्टर होते हैं उनको हम कंबाइन कर सकते हैं उनकी नेट रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करने के लिए। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम कंबाइन कर सकते हैं उनकी नेट रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करने के लिए। तो जो कॉम्बिनेशन होते हैं, हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, जो पहला कॉम्बिनेशन है, जिस हिसाब से हम रजिस्टर को जोड़ सकते हैं, सीरीज, या फिर इसको क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होता है दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, समानांतर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, समानांतर कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए, ये जो सिंबल है, ये किसका सिंबल होता है, रजिस्टर्स का सिंबल होता है। मान के चलते हैं हमारे पास एक रजिस्टर है। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका क्या होता है, कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, जो विद्युत धारा को क्या करता है, विरोध करता है, पोटेंशियल को कम करने का काम करता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इस तरह के 3 रजिस्टर थे, हमने ये क्या किया, इस तरह से लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे लगा दी हमने बैटरी। तो भाई एक ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे पहचान करेंगे कि हमने ये सीरीज में जोड़ा है या समानांतर में जोड़ा है। याद रखना दोस्तों कि मान के चलते हैं हमारे पास बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहां से चार्ज गया या करंट गया, अगर सभी रजिस्टर में, ये R2 है, ये क्या है, R3 है, 3 तरह के हमारे पास रजिस्टर है, सभी में समान करंट फ्लो किया। देखो, ये एक ही वायर है, जो सारा का सारा करंट है वो एक ही वायर से जा रहा, वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा। मतलब करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हुआ, सभी रजिस्टर में समान करंट दौड़ रहा है।
तो इस तरह का कम्बिनेशन जिनमें समान करंट दौड़े उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो नेट कम्बिनेशन होती है, जो नेट कम्बिनेशन होती है सीरीज कम्बिनेशन में, वो बराबर होती है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये क्यों होती है, मतलब क्या है, जो नेट रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। मान के चलती है हमारे पास 3 रजिस्टर 5-5 ओहम के थे, 5-5 ओहम के थे। ओहम क्या है दोस्तों, ओहम क्या है, रजिस्टर की यूनिट है। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो नेट कम्बिनेशन अगर हमने 3-5-5 की मिलाई है तो फॉर्मूला क्या है, प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15। कहने का मतलब क्या है कि 3-5-5 के जोड़े तो नेट कम्बिनेशन कितना आया, 15। कहने का मतलब ये है कि अगर हम रजिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनकी जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या करती है, वो बढ़ जाती है। तो अगर हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम रजिस्टर को सीरीज में जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, उसके लिए फॉर्मूला रहता है। फिर आता है पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, हमारे पास इसी तरह से 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 और ये रहा R3। R1 है, R2 और R3 है। ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी है, ये क्या है, यहाँ पर बैटरी है। तो कब हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस पैरेलल कम्बिनेशन में है, जब मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, बैटरी है, यहां से करंट गया, जब करंट इस पॉइंट के ऊपर पहुंचता है तो क्या होता है, करंट के पास 3 रास्ते हैं। तो कुछ करंट यहां से जाएगा, कुछ करंट यहां से जाएगा, कुछ करंट यहां से जाएगा। मतलब कहने का ये है, करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो जब भी हमको किसी पॉइंट पे लगे कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है तो वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल। जब तक करंट डिवाइड नहीं करता तब तक कौन सा कॉम्बिनेशन रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है। जब करंट डिवाइड कर जाए तो क्या रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमको नेट रेजिस्टेंस निकालनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा रहता है। ठीक है, अगर मान के चले हमारे पास यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है 15-15 ओहम के, तो उनकी जो नेट रेजिस्टेंस है अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो क्या बनेगी, 1/RP। फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे ये फॉर्मूला है 1/15 1/15। तो यहाँ पे 15 एलसीएम है, 1 + 1 + 1 3/15 मीन्स क्या आएगा, 1/5। अब जो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे क्या है, ये है 1/RP, ये डिवाइड में है और ये भी क्या है, डिवाइड में है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पे नेट कॉम्बिनेशन क्या आया, 5 आया। भाई 3 हमारे पास रेजिस्टेंस है 15-15 ओहम के, और इनका जो कॉम्बिनेशन बना क्या बन गया, 5 बन गया। 3 को जोड़ करके क्या बना, 5 बना। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो नेट कॉम्बिनेशन क्या आती है, रिड्यूस हो जाती है। तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हमको रेजिस्टेंस ज्यादा करनी है जोड़ करके तो सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर हमको रेजिस्टेंस कम करनी है तो कौन सी कॉम्बिनेशन होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें फिगर दी होगी, कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, कुछ क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो आपको ये पता करना होगा कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। इस तरह से आपको क्या करना होगा, वो न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक पॉइंट और आ जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों होती है। आपके पास फॉर्मूला है R=ρL/A। अगर लेंथ बढ़ती है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ा, फिर ये ऐसे जोड़ा, फिर ये ऐसे जोड़ा, तो परिपथ की जो लेंथ है, सर्किट की जो लेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो लेंथ इंक्रीज होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम क्यों होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो करंट है उसके गुजरने का जो एरिया है, पहले एक एरिया था, अब क्या है, 3 एरिया है। ठीक है, तो जो एरिया है, जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। मतलब क्या है, करंट के गुजरने का जो रास्ता है वो ज्यादा है, मतलब एरिया बढ़ जाता है। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं
इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ठीक है, पावर। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, पावर क्या होती है। तो क्या होती है, किसी परिपथ में या किसी सर्किट में विद्युत धारा के क्षय होने की दर, क्षय होने की दर। विद्युत धारा की जगह अगर आप यहाँ पे विद्युत ऊर्जा लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे क्या है कि भाई हमारे पास कोई सर्किट है, कोई बल्ब हो सकता है, सर्किट में कोई पंखा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, विद्युत ऊर्जा है। भाई ऊर्जा के खपत की दर क्या है, कितने समय में कितनी ऊर्जा खपत होती है, तो वो क्या होती है, पावर होती है उस सर्किट की, ठीक है। अगर हम बात करें पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, या तो वाट होती है या फिर क्या होती है, किलोवाट होती है, ठीक है। वाट होती है या फिर क्या होती है, किलोवाट होती है। और 1 किलोवाट में क्या होती है, 1000 वाट होते हैं, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं हमारे जो बिजली का बिल आता है वो कैसे आता है, यूनिट्स में आता है। जितनी यूनिट्स हम खर्च करते हैं उसी हिसाब से क्या आता है, बिल आता है। तो ये 1 यूनिट क्या होती है, 1 यूनिट बिजली कितनी होती है, ठीक है। तो 1 यूनिट बिजली कितनी होती है, अगर हमारे पास कोई विद्युत परिपथ है, कोई विद्युत परिपथ है, कोई सर्किट है, कोई परिपथ है जो कितने का है, जो 1 किलोवाट है, ठीक है, जो कि क्या है, 1 किलोवाट का है। उसमें 1 घंटे में जो विद्युत ऊर्जा की खपत होती है, विद्युत ऊर्जा की खपत जो होती है वो क्या होती है, 1 यूनिट होती है। भाई हमारे पास क्या है, मान के चलते हैं हमारे घर में कुछ बल्ब हैं, कुछ पंखे हैं, कुल मिला के कितनी पावर है, कितनी पावर है, 1 किलोवाट पावर है। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, बिजली दौड़ा रहे हैं। तो 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खपत हो जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट इसको कहते हैं। तो जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर होता है, अगर हम बात करें 1 यूनिट की, तो ये किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल के बराबर होता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई 1 यूनिट जो ऊर्जा है वो कितनी जूल के बराबर है, तो कितनी जूल के बराबर है, 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। ये 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 1 किलोवाट आवर कितना होता है, तो ये किसके बराबर होता है, जो 1 किलोवाट घंटा है। देखो हमारे पास सर्किट में जितनी टोटल पावर है, ठीक है, जितनी टोटल पावर या लोड आप बोल सकते हो, गुना में हमने कितने घंटे के लिए, कितने आवर के लिए क्या किया है, उसमें बिजली दौड़ाई है, डिवाइड बाई क्या है, 1000, ठीक है। वो क्या बन जाएगी, 1 किलोवाट घंटा बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि भाई मान के चलते हैं हमारे पास एक बल्ब है 100 वाट का, और उसमें क्या है, बिजली दौड़ाई गई है 2 घंटों के लिए। तो बताइए उसमें कितनी ऊर्जा खपत हुई है, कितने किलोवाट आवर खपत हुई है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई क्या करना है, 1000 कर देना है। तो क्या बन जाएगा, 1 किलोवाट घंटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1000 आया है ये किलोवाट के लिए है। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बल्ब है, कोई पंखा है, वो उसकी वाट में पावर दी जाएगी, उसमें घंटे दिए जाएंगे, इतने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, और उसमें कितनी ऊर्जा की खपत होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये हमारे पास क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कोई भी उपकरण जो बिजली पे चलता है जब वो अपना काम करता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो गर्म हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है उसका थोड़ा सा पोर्शन क्या होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम।
तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये है हीट। ठीक है, हीट प्रोड्यूस इन एनी इंस्ट्रूमेंट वो क्या रहेगी, आई स्क्वायर आर टी रहेगी। यहाँ पे आई का मतलब क्या है, उसमें हमने कितना करंट दौड़ाया है। ठीक है, आर क्या है, रेजिस्टेंस कितना है, और टी क्या है, कितने टाइम के लिए हमने उस उपकरण में करंट दौड़ाया है। ठीक है, मान के चलते हैं अगर पंखा 2 मिनट के लिए चला है तो कम गर्म होगा, अगर आधे घंटे के लिए चला तो क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हीट पैदा होगी। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट यहाँ पे अप्लाई होगी। अब ये क्या है, आई स्क्वायर आर टी, ये क्या है, हीटिंग। जितनी भी हीटिंग एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे हमने क्या किया, हमको पता चल गया कि अगर किसी उपकरण में हम विद्युत ऊर्जा गुजारेंगे तो क्या होगी, वो गर्म होगी। अब इसी प्रॉपर्टी का हमने क्या किया, यूज किया और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बना दिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। जो पुराने वाले बल्ब होते थे वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही काम करते थे। उनका क्या है, देखो उसमें जो वायर होती थी वो टंगस्टन की वायर है। ठीक है, टंगस्टन की वायर है। जो टंगस्टन होती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा होता है धातु में 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इतनी ये क्या है, बहुत ज्यादा तापमान है। मतलब क्या है, ये जल्दी से या कम तापमान पे नहीं पिघलता। तो वो जो वायर होती है, जो तंतु होता है बल्ब का, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और उस बल्ब के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है, ताकि तंतु गर्म होने पे वो जो तंतु है वो वाष्पीकृत ना हो। तो नाइट्रोजन प्लस आर्गन भरा होता है। तो भाई क्या है, जो इसकी वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि जब उसमें करंट गुजारते हैं तो इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है कि बल्ब क्या करता है, चमकने लगता है और प्रकाश देने लगता है। ठीक है, जो विद्युत हीटर है, जो विद्युत हीटर है वो भी किस पे काम करता है, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। नाइक्रोम की उसमें तार होती है। ठीक है, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें निकल और क्रोमियम होती है। इसका भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। और जो मेल्टिंग पॉइंट है जो वायर है उसका, वो भी काफी ज्यादा होता है। तो भी क्या होता है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है कि वो भी क्या करता है, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक वायर होती है बस सिंपल सी। इसमें क्या क्या होती है, इसमें टीन और लेड का मिश्रण होता है। एक मिश्र धातु होती है टीन और लेड। और इसमें जो टीन है वो 63% रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उसमें टीन कितना परसेंट होता है और लेड कितना परसेंट होता है। लेड कितना हो गया, 37% होता है। ठीक है, तो एक मिश्र धातु होती है। फिर क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, समानांतर जोड़ते हैं या फिर सीरीज में जोड़ते हैं। जिसको हम किस में जोड़ते हैं, सीरीज में इसको जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में इसको जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे वही प्रॉपर्टी है। इस मिश्र धातु की खास बात क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम। यहाँ पे पॉइंट नोट करें, रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही कम। अब रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका, तो इसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। अगर पीछे से करंट ज्यादा आ गया, देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है, हमारे परिपथ को खराब विद्युत धारा या कम या ज्यादा विद्युत धारा से क्या करना है, बचाना। अगर पीछे से क्या है, करंट भी ज्यादा आ गया, रेजिस्टेंस तो ज्यादा है, इस वजह से हीट पैदा हो रही है। करंट भी ज्यादा आ गया तो हीट इतनी ज्यादा पैदा होगी, तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से जो वायर है वो बीच में से क्या होगी, पिघल जाएगी। और जो परिपथ है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और करंट क्या करेगा, रुक जाएगा। ठीक है, करंट क्या करेगा, इसमें रुक जाएगा। आगे हम बात करते हैं 3 तरह के उपकरणों की। पहला उपकरण है एमीटर। ठीक है, दूसरा है वोल्टमीटर और तीसरा है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, 3 तरह के उपकरण हमारे पास होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एमीटर होता है। ठीक है, एमीटर क्या होता है, एक उपकरण होता है जिसके ऊपर क्या लिखा होता है, ए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसका यूज क्या है।
जो एमीटर है वो क्या करता है, परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा का मापन ये करता है, किसमें, एम्पियर में। किसमें मापन करता है, एम्पियर में मापन करता है। दूसरा, इसको जोड़ा कैसे जाता है, इसको जोड़ा जाता है कैसे, सीरीज में। इसको जोड़ा जाता है कैसे, सीरीज में या श्रृंखला में इसको जोड़ा जाता है। सर्किट में इसको सीरीज में जोड़ा जाता है। तीसरा, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, यह बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। अब बहुत कम होने की वजह से अगर हम इसको सीरीज में, अगर इसको परिपथ में सीरीज में जोड़ें तो इसका रेजिस्टेंस इतना कम है कि अगर कोई विद्युत धारा गुजर रही है तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, विद्युत धारा का विरोध क्या करता है, ये बहुत कम करता है, तो करंट को अफेक्ट नहीं करता, तो इसको क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। जो आदर्श एमीटर होता है, जो आइडियल एमीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए 0। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसके ऊपर वी लिखा होता है। इसका यूज क्या होता है, वोल्ट मीटर जो है ये क्या करता है, ये पोटेंशियल को मापता है, या विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, ये मापता है। विभवांतर को मापता है, परिपथ में कितनी पोटेंशियल अप्लाई कर रखी है उसको ये मापता है। ठीक है, इसको जोड़ा कैसे जाता है, इसको जोड़ा जाता है कैसे, पैरेलल में। परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे, ये 2 तार होती हैं। ठीक है, एक 2 तार हैं जिसमें क्या है, करंट गुजरता है, और एक किसकी होती है, अर्थ की होती है। ठीक है, अब ऐसे इसको जोड़ा जाता है। यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है, अगर हम तारों के दोनों के बीच में लगाएं तो वो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका जो रेजिस्टेंस है क्या होता है, हाई होता है, और इसीलिए क्या करते हैं, इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। अगर इसको सीरीज में जोड़ दिया गया तो क्या होगा, ये विद्युत धारा को ब्लॉक कर देगा, इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है। अब बात करते हैं आदर्श वोल्ट मीटर की। एक आदर्श वोल्ट मीटर या आदर्श वोल्ट मापी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास ये जो तीसरा डिवाइस है इसकी। तो तीसरा डिवाइस हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम स्टडी करेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, देखो एक डिवाइस होता है जिसके ऊपर क्या लिखा होता है, जी लिखा होता है, तो क्या है, गैल्वेनोमीटर होता है। अच्छा, इसका यूज क्या होता है, यूज क्या होता है, ये क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है, साथ में सर्किट में विद्युत धारा की दिशा कौन सी है, विद्युत धारा की दिशा कौन सी है वो भी मापता है। कि मान के चलते हैं एक तार है, ये इसमें से विद्युत धारा गुजर रही है, विद्युत धारा यहां से यहां गुजर रही है या फिर यहां से यहां गुजर रही है, दिशा क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो क्या करता है, उसकी दिशा को भी माप देता है। ठीक है, और इसका यूज है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। एक सेकंड यूज क्या है, गैल्वेनोमीटर के साथ ही हम क्या करते हैं, एमीटर को और वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर के साथ ही हम क्या करते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर, इसी के जरिए हम बनाते हैं। ठीक है, एमीटर और वोल्ट मीटर इसी के जरिए बनाते, विद्युत धारा का मापन करता है, दिशा भी बताता है। एमीटर और वोल्ट मीटर क्या करते हैं, इसी के जरिए हम बनाते हैं। अब हम एमीटर और वोल्ट मीटर कैसे बनाएं गैल्वेनोमीटर से, तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कि एमीटर हम कैसे बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है। एमीटर कैसे बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ करके। इस पे क्वेश्चन आया भी था क्लर्क के एग्जाम में कि शंट रेजिस्टेंस क्या होता है। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस की तार होती है जिसको हम पैरेलल में जोड़ करके गैल्वेनोमीटर के साथ क्या बना देते हैं, एमीटर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एमीटर बना देते हैं। तो हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लिया, उसके साथ में क्या जोड़ दिया, रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और इसको एक डिब्बे में बंद कर दिया, और ऊपर क्या लिख दिया,
एमीटर क्या बन गया, ये एमीटर बन गया। ठीक है, फिर हम वोल्ट मीटर कैसे बनाए, बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। हमारे पास क्या था, गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, हमने क्या किया, सीरीज में एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ दिया और इस कॉम्बिनेशन को डिब्बे में बंद कर दिया और ऊपर क्या लिख दिया, वोल्ट मीटर लिख दिया। गैल्वेनोमीटर के साथ बहुत हाई रेजिस्टेंस की तार यूज कर दी और क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर के यूज है। ठीक है, फिर हमारा इसमें लास्ट टॉपिक रहता है थ्योरेटिकल पोर्शन में, जो इसका लास्ट टॉपिक है वो क्या रहता है, फिर वो रहता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को चेंज करता है, जस्ट वोल्टेज को क्या करता है, बदलता है। मतलब क्या है, हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज में। ठीक है, हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करता है किसमें, लो वोल्टेज में, और लो वोल्टेज को कन्वर्ट करता है किसमें, हाई वोल्टेज में। ठीक है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जैसे हमारे घरों के आसपास ये शहरों में क्या होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। पीछे से क्या आती है, 11,000 वोल्ट आती है और वो हमको क्या कितनी कन्वर्ट करके देता है, 220। तो 11,000 को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, तो कौन सा है, वो स्टेप डाउन है। और जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है वो ट्रांसफार्मर कहाँ रखे होते हैं, बिजली घरों में। वो क्या करते हैं, वोल्टेज को बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं। और क्यों, क्योंकि ताकि हम इसको कहीं दूर ट्रांसमिट करनी हो तो उसकी जो एनर्जी है वो डिसिपेट ना हो, ऊर्जा का क्षय ना हो। तो ये क्या होता है, हमारा ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बदलना इसका काम है, कम ज्यादा वोल्टेज करता है। अब इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत बहुत बार आता है। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका इंडक्शन इसका क्या है, प्रिंसिपल है। दो तरह का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। समझ में आई बात। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर। अब अगर हमको आगे बात करनी है तो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन पे हमको बात करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।